हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद माय सिक्स्थ वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरीज लॉ पर बेस्ड थ्योरेटिकल सेक्शन को डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स किए थे। दो न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में भी मैं हेनरीज लॉ पर ही बेस्ड कंटिन्यू करने जा रही हूँ, जिसमें से एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 है और एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.13 करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। सो दिस इज डे 6 जो हम हेनरीज लॉ पर बेस्ड आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को समझाना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आप लोगों ने हेनरीज लॉ में ये पढ़ा है कि जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो उस पर अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और हेनरी ने अपने मैथमेटिकल फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए, डिराइव करने के लिए सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन टर्म यूज़ किया था। और वैसे बेसिकली मैथमेटिकली सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन होती है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी। और आपको सबको पता है मोलैलिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो लेट सपोज हम एक सॉल्यूशन के अंदर बाकी सारे डाटा कॉमन रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, सॉल्वेंट के सेम मास में जो सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व किया है हमने उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं, इन दैट केस आप देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा क्योंकि सॉल्यूट की नेचर आपने सेम ली है, सॉल्वेंट का मास भी आपने सेम लिया है, सिर्फ किस चीज़ को आपने चेंज किया है, मास ऑफ सॉल्यूट को चेंज किया है। सो इन दैट केस प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अल्टीमेटली ये हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 को समझने के लिए इनिशियली एक डाटा डिराइव किया जिसके हिसाब से किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हेनरीज लॉ कहता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस पर अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और सॉल्युबिलिटी बेसिकली मोल फ्रैक्शन, मगर मैथमेटिकली जो सॉल्युबिलिटी है हेनरीज के लॉ में उसने अपना मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव करने के लिए सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया, बट इन रियल सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन, तो हम प्रेशर को सॉल्युबिलिटी की जगह मोलैलिटी से रिलेट करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक सॉल्यूशन में इस तरीके से एक चेंज लाती हूँ कि मैं सेम मास ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट का डिजॉल्व्ड अमाउंट है उसको चेंज कर रही हूँ, इन दैट केस molecular mass of solute will be same, mass of solvent will be same, तो pressure is directly proportional to mass of solute। तो इस सेक्शन को फॉलो करते हुए अब अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें तो देखिए उसमें क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर 13 में उसने ये दिया है कि इथेन का जो पार्शियल प्रेशर है, जब इथेन के एक सॉल्यूशन में इथेन के 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम्स को जब डिज़ोल्व किया गया है तो जो प्रेशर है इथेन का उस सॉल्यूशन के अंदर वो 1 बार है। तो उसने क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अगर हम सॉल्यूशन में इथेन के मास को चेंज करके इथेन के मास को, जो कि इनिशियली 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम्स था, उसको चेंज करके अगर हम 5 इंटू 10⁻² ग्राम्स कर दें तो इस केस में अब इथेन जो है सॉल्यूशन में कितना प्रेशर अप्लाई करेगी या सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करने को बोला है। शुरुआत में एक सॉल्यूशन था जिसमें इथेन का मास इतना था, उस सॉल्यूशन का प्रेशर इतना था। अगर हम सॉल्यूशन के अंदर इथेन के मास को चेंज करके इतना कर देते हैं 5 इंटू 10⁻² ग्राम्स, तो इन दैट केस फाइनल प्रेशर कितना होगा उसने कैलकुलेट करने को बोला है सॉल्यूशन का। तो सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ अभी हमने डिस्क्राइब किया कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मास ऑफ सॉल्यूट के। सो इन दैट केस हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं P1/P2 इक्वल्स टू M1/M2। हमारे पास P1 है 1 बार, P2 हमें कैलकुलेट करना है, M1 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम्स और M2 इज़ 5 इंटू 10⁻²। फाइनली सॉल्व करके आपके पास P2 आ जाएगा और उसकी भी यूनिट बार रहेगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना जरूरी था कि अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्योंकि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट भी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13।
इस तरीके से यहाँ पर हेनरीज लॉ पर बेस्ड एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन एक न्यूमेरिकल जो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से मिला, जो कि मुझे लगता है आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के बेसिस पे, पैटर्न के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो मैं वो एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे कराने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो में जो एक थ्योरेटिकल सेक्शन जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने एक सेक्शन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, उसको मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ। देखिए, इफ़ KH हैज़ सेम यूनिट एज ऑफ प्रेशर, अगर KH के यूनिट प्रेशर के यूनिट के सिमिलर है, मतलब एटमॉस्फेयर या mm और टॉर या बार या फिर पास्कल में है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, देन आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, P इक्वल्स टू KH मल्टीप्लाइड बाय X गैस, दैट मीन्स KH इक्वल्स टू P अपॉन X गैस। मगर अगर यूनिट ऑफ KH इक्वल्स टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ KH आपके पास है m अपॉन mm, जहाँ पर m होती है मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन की यूनिट और mm होता है प्रेशर का यूनिट, तब आपको KH का जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यूज़ करना है कंसंट्रेशन बाय प्रेशर। ये जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है KH इक्वल्स टू कंसंट्रेशन बाय प्रेशर, ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन अगर हमें ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और याद दिला दूँ, जो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, कि अगर किसी भी जगह पर कंपोनेंट सॉल्यूट जो है वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन इंडिविजुअल कंपोनेंट सॉल्यूट गैसियस कंपोनेंट का आपको प्रेशर ना दे करके मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर गिवन हो, तो बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल सबसे पहले आपको क्या करना है, उस टोटल प्रेशर में से जो कंपोनेंट है, गैसियस कंपोनेंट है, उसके प्रेशर को इंडिविजुअली पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आप न्यूमेरिकल अपना करना स्टार्ट कीजिए। और इंडिविजुअल किसी भी एक गैसियस मिक्सचर में इंडिविजुअली किसी भी एक कंपोनेंट गैसियस सॉल्यूट के प्रेशर को निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप डाल्टन्स लॉ यूज़ कीजिए या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम यूज़ कीजिए। तो देखिए, हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल पूरा लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ N2 should be present in a glass of water at room temperature assume a temperature of 25 degree Celsius, a total pressure of 1 atmosphere and mole fraction of nitrogen in air is 0.78, और ब्रैकेट में उसने आपको क्वेश्चन में KH फॉर नाइट्रोजन दिया हुआ है 8.42 इंटू 10⁻⁻7 कैपिटल M अपॉन में mm ऑफ Hg कॉलम। तो ये न्यूमेरिकल हमारा ऑल इंडिया क्वेश्चन ईयर 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा है कि एक वाटर ग्लास है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और टोटल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसमें नाइट्रोजन की कितनी कंसंट्रेशन अवेलेबल है, अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन उसमें इतना है और अगर हेनरीज लॉ कांस्टेंट इतना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चों, इसमें सबसे पहली बात, इंडिविजुअली नाइट्रोजन का प्रेशर ना देकर टोटल प्रेशर आपको गिवन है विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडिविजुअली नाइट्रोजन के प्रेशर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपको सबको ये पता है कि
डाल्टन्स लॉ के हिसाब से किसी भी गैसियस कंपोनेंट का मिक्सचर में प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय पी टोटल होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्वेश्चन में गिवन है 0.78, टोटल प्रेशर इज 1, तो 0.78 एटमॉस्फेयर। और अब देखिए यहाँ पर मुझे KH फॉर नाइट्रोजन की यूनिट जो दी हुई है वो यूनिट 8.42 इंटू 10⁻⁻7 कैपिटल M अपॉन में mm ऑफ Hg कॉलम गिवन है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो KH की यूनिट है वो प्रेशर वाली यूनिट ना होकर कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर वाली यूनिट है। तो इन दैट केस सबसे पहली बात, यहाँ जो प्रेशर है वो mm में है और यहाँ जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया है वो एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट किया है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 760 कर देते हैं ताकि ये प्रेशर भी हमें mm में ऑब्टेन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेशर और KH की यूनिट विल बी सेम। तो हमने एटमॉस्फेयर को mm में बदल दिया। और अब हमें ये बात मालूम है कि जब भी KH की यूनिट प्रेशर वाली ना हो करके कंसंट्रेशन बाय प्रेशर वाली यूनिट हो तो KH का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज होता है C/P। तो हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी KH मल्टीप्लाइड बाय P। KH आपके पास है 0.78 मल्टीप्लाइड बाय 760। प्रेशर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो KH है आपके पास में वो है 8.42 इंटू 10⁻⁻7 m/mm और प्रेशर है 0.78 इंटू 760। सॉल्व करने पर कंसंट्रेशन का यूनिट बचेगा मोलर। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल में देखिए कि आपको KH का यूनिट प्रेशर वाला ना दे करके कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर वाला यूनिट दिया था, इसलिए हमें KH का फॉर्मूला जो है वो हमारा जो NCERT के अंदर न्यूमेरिकल है प्रेशर फॉर्मूला है प्रेशर अपॉन एक्स गैस, वो ना यूज़ करके हमने यूज़ किया KH इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर। और यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में कंपोनेंट नाइट्रोजन गैस का इंडिविजुअल प्रेशर गिवन ना होकर के टोटल प्रेशर गिवन था, तो पहले हमने डाल्टन्स लॉ को यूज़ करके इंडिविजुअली नाइट्रोजन का प्रेशर कैलकुलेट किया, उसके बाद फॉर्मूला में उस नाइट्रोजन के प्रेशर को पुट किया। तो यहाँ पर आज की क्लास में आपके सारे के सारे हेनरीज लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि हमारा चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का टॉपिक 2 कंप्लीट होता है, सॉल्युबिलिटी बेस्ड हेनरीज लॉ। अब इसके बाद आज के क्लास में हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बात, व्हाट इज दिस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। आपके एनसीईआरटी में केवल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करती हैं, एंड टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, then your answer will be the properties which depends on number of particles, concentration of solution, nature of solute and solvent and temperature। तो कौन कौन सी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसमें डिप्रेशन क्या होता है, ये सब अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगली बात हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तीसरी बात हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी बात हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा इंडिविजुअली। सॉल्यूशंस फॉर्म होने के बाद सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता ही केवल सॉल्यूशंस का है, इसलिए हम सॉल्वेंट के साथ इसको कंपेयर नहीं करते हैं। तो हियर आर द 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें अभी आगे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना स्टार्ट करूँ, जनरली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड बोर्ड एग्जाम्स में छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं, पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस को समझाने के लिए अपनी हमेशा की तरह एक ट्रिक बना रही हूँ। देखिए बच्चों,
वेपर प्रेशर अभी जनरली अगर हम सोचें तो प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है, और डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर मतलब कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जैसे मैं कहूँ कि एक सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, और एक सॉल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर 8 एटमॉस्फेयर है। तो बताइए यहाँ पर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर कितना हुआ? यहाँ पर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हुआ 2। तो वेपर प्रेशर अभी के लिए जनरली कॉमन लैंग्वेज में सोचे तो प्रेशर ऑफ वेपर, और डिप्रेशन मतलब उसमें कितना डिक्रीज आ रहा है। तो जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ वो ट्रिक किस तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस में काम आने वाली है, पहले तो आप मेरी ट्रिक के बारे में सुनिए। आपको ये याद रखना है कि जो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के। लेकिन अगर आप केवल वेपर प्रेशर या फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। इसी तरीके से अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मगर अगर आप केवल बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं या आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ये मेरी ट्रिक आपको कैसे हेल्प करेगी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। लेट्स सपोज आपसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, इन बिटवीन 0.1 मोलर CaCl2 एंड 0.1 मोलर ग्लूकोज विच हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये CaCl2 को और इस AlCl3 को डिसोसिएट कीजिए। डिसोसिएट करते टाइम इसका 2 कैल्शियम के साथ, कैल्शियम का 1 क्लोरीन के साथ। जो पहले लिखी होती है स्पीशीज़ वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो बाद में लिखी होती है वो नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए 3। और इसी तरह से जब ये AlCl3 डिसोसिएट होगा तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पर अभी हमने स्टार्टिंग में ग्लूकोज लिया है, तो ये जो ग्लूकोज है इट कैन नॉट बी डिसोसिएटेड, ये डिसोसिएट ही नहीं हो सकता। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंडिविजुअली जो इसका खुद का एक पार्टिकल था वही रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन था 0.1 मोलर CaCl2 और 0.1 मोलर ग्लूकोज में से किसका डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर हायर है। तो देखो मेरी ट्रिक क्या कहती है कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं? CaCl2 में। तो इट हैज़ मोर डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो हमारा आंसर आ गया CaCl2, क्योंकि CaCl2 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा थे। लेट सपोज उसने क्वेश्चन ये पूछा होता आपसे, न्यूमेरिकल एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो ये पूछा होता 0.1 मोलर CaCl2 और 0.1 मोलर ग्लूकोज में से विच हैज़ हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग वेपर प्रेशर ना पूछ करके उसने पूछा होता विच हैज़ हाई वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर हायर है। तो अब हम डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमें क्वेश्चन में वेपर प्रेशर के बारे में पूछा है और वेपर प्रेशर इज नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बताइए दोनों में से किसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है? CaCl2 के। तो CaCl2 के नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है तो दैट मीन्स इसका डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर तो ज़्यादा है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम है। तो ग्लूकोज हैज़ मोर वेपर प्रेशर। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर दोनों में से CaCl2 का ज़्यादा है, क्योंकि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो वेपर प्रेशर है वो ग्लूकोज का ज़्यादा है, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। उसने आपको क्वेश्चन दिया इन बिटवीन 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिया।
विच हैज़ लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगेन हम NaCl को डिसोसिएट करें और इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में सोचें, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए हमारे पास 2, और यहाँ पर यूरिया है, इट विल नॉट डिसोसिएट क्योंकि ये एक नॉन आयनिक सॉल्यूट है, तो इसलिए डिसोसिएट नहीं होगा। तो इन दैट केस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे आपके पास इसमें केवल 1। तो अब अल्टीमेटली उसने क्वेश्चन में पूछा था लेसर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आप देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में से ज़्यादा है? NaCl में पार्टिकल ज़्यादा है। तो किस में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा? NaCl। तो किस में लेस आएगा? यूरिया में। तो इट हैज़ लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मगर मैंने यहाँ पर लेट सपोज क्वेश्चन में लेस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ना पूछ करके आपसे ये पूछा होता विच इज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, तो अब आप देखिए ये वाला टर्म यूज करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज़्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो अल्टीमेटली इसमें नंबर ऑफ NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इसका लेस फ्रीजिंग पॉइंट होगा। उसने क्वेश्चन में आपसे हाई फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा जिसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। तो इसमें लेस डिप्रेशन हो गया एंड इट हैज़ हाई फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक्स यूजफुल होंगी। डायरेक्टली आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी तरीके का कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो आपको बिना कंफ्यूज हुए सिर्फ ये टर्म्स यूज करने हैं और सीधे सीधे आपको आंसर कर देना है। ये एक ऐसे सेक्शन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें बस जल्दबाजी के चक्कर में हम मिस्टेक कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हम कुछ गलती कर सकते हैं, सिली मिस्टेक कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। करने जा रहे हैं सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विद इट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड न्यूमेरिकल्स। दिस इज डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। लेकिन इससे पहले बच्चों आप लोगों को ये डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर के बारे में पता चले, आपको ये तो पता चले कि ये वेपर प्रेशर होता क्या है, और वेपर प्रेशर से भी पहले आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। जनरली आपके दिमाग में आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो आपके सभी के दिमाग में आएगा मैम द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। लेट सपोज हमारे पास वाटर है एट 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और STP पे स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो आपको वाटर के इस 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा करके STP के प्रेशर के इक्वल करना था, तो आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो था, जिसको आप PH2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो बिकम इक्वल्स टू प्रेशर एट STP विच इज़ 1 एटमॉस्फेयर। तो मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ करके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया। सो वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज नॉट दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर नहीं होता जिस पर कोई भी लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है। टेम्परेचर वो होता है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ करके स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एंड नाउ व्हाट इज दिस वेपर प्रेशर? तो अगेन हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने एक क्लोज कंटेनर लिया, हमने यहाँ पेट्री डिश में वाटर लिया और उसको बॉईल करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में वेपोराइजेशन होना शुरू हुआ, वेपर बननी स्टार्ट हुई। क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो ये वेपर बाहर तो कहीं जा नहीं सकती है निकल के, तो थोड़ी देर बाद जब सफिशिएंट अमाउंट में वेपर यहाँ इस क्लोज कंटेनर में इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद वो वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना स्टार्ट कर देंगे
और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक कंडीशन, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जैसे दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दो वेपर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली दो वेपर के मॉलिक्यूल्स तुरंत दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे। ये पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हीटिंग प्रोसेस के दौरान रेट ऑफ वेपोराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो चुका है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो मीन्स pressure exerted by vapor molecules on the surface of liquid when they both are in equilibrium with each other. This is called vapor pressure. जब भी कभी लिक्विड और वेपर दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं, तो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर सॉल्यूशंस बनने के बाद ऐसा होता ही क्यों है कि डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर आ जाता है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम क्यों आता है आखिर। तो अगेन मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मे बी मैं अपनी बात को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने एक बीकर के अंदर प्योर सॉल्वेंट लिया है और मान लीजिए सरफेस पर अभी फ़िलहाल इसके 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इस सॉल्वेंट की जब हीटिंग स्टार्ट हुई तो सरफेस के मॉलिक्यूल सबसे पहले वेपर बनाएंगे। तो ये 5 वेपर के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हमने क्या किया, इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। विच इज़ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसके वेपर नहीं बन सकती है, टू मेक अ सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन बना। मान लीजिए सरफेस पर कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने डिस्प्लेस कर दिया। मैंने यहाँ पर ये डॉट जो बनाया है ये सॉल्वेंट के सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम सेम टेम्परेचर पे इसको हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जब आपने एक सॉल्यूशन बनाने के लिए प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो एडिंग के बाद जब सॉल्यूशन बना तो सरफेस पर कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने डिस्प्लेस कर दिया। जैसे हमने फिगर बनाया है यहाँ पर, पहले सॉल्वेंट के 5 मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पर, अभी 3 ही रह गए। तो अल्टीमेटली अभी क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो हीट करने पर इसकी जो वेपर है वो तो बनेगी ही नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पर वेपर के केवल कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 3। और सीधी सी बात है, जब नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ही कम हो गए हैं तो वेपर प्रेशर तो बट ऑब्वियस है कम ही हो जाना है, क्योंकि वेपर प्रेशर का इनडायरेक्टली जो मीनिंग है, जो मतलब डायरेक्ट मीनिंग है वो तो यही है ना, प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर। तो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, वाई देयर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आफ्टर मेकिंग द सोल्यूशन, या वाई द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। तो उसका कारण ये है कि जब हम प्योर सॉल्वेंट को सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, in that case some of the surface solvent molecules get substituted by the solute molecules, because of which सेम टेम्परेचर पर हीट करने पर जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स है वो ही कम बनते हैं, और अगर नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स ही कम बनेंगे तो बट ऑब्वियस जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप बच्चों के दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन क्लिक करेगा इस स्टेटमेंट के बाद, मैम अगर यहाँ पर ये सॉल्यूट जो है, अभी तो आपने नॉन वॉलेटाइल लिया है जिसकी वेपर ही नहीं बनती, मगर अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूट ले लें जिसकी वेपर बन सकती हो तब क्या होगा। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जिसकी वेपर बनती है, तो भी जिस टेम्परेचर पर
सॉल्वेंट की वेपर बनेगी उस टेम्परेचर पे, तो सॉल्यूट की वेपर तो तब भी नहीं बनेगी ना, क्योंकि सॉल्यूट को तो वेपराइज होने के लिए प्योर सॉल्वेंट के या लिक्विड के रिस्पेक्ट में हायर टेम्परेचर की नीड है। इन दैट केस ऑल्सो अगर आप यहाँ पर वॉलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर रहे थे तभी भी क्या होता, सेम टेम्परेचर पर हीट करने के दौरान जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होता है उस टेम्परेचर पर सॉल्यूट का वेपोराइजेशन नहीं होता। इन दैट केस ऑल्सो आपको सॉल्यूशन बनने के बाद में जो टोटल नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर में डिप्रेशन तब भी आता, या तभी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम ही आता। तो ये आपका 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन है। मैं इस वीडियो में या इससे पिछली वीडियो में या कभी भी इन फ्यूचर कोई भी थ्योरेटिकल सेक्शन अगर डिस्कस कर रही हूँ तो आपको उसको नोटबुक में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा मेरे नोट्स के अंदर। अगर मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो मान लीजिए मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, स्टिल दे वांट माय नोट्स, तो नीचे मैंने आपका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल सेक्शन पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा मिलेगा मेरे नोट्स के अंदर। कुछ बच्चों की क्वेश्चन ये है, मैम हमें आपके नोट्स सफिशिएंट है या उसके बाद हमें एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है। तो बच्चों मैंने नोट्स बनाने के लिए मेहनत ही क्यों की है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज है वो बहुत टिपिकल है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज भी होती है। तो आपको नोट्स से थ्योरी पढ़ना इज़ सफिशिएंट। आपको एनसीईआरटी थ्योरेटिकल सेक्शन के लिए नहीं खोलनी है, एनसीईआरटी सिर्फ करिए न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यहाँ हमने ये पता लगाया फिलहाल कि वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है। तो अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउल्ट्स। उन्होंने क्या किया था, 2 अलग अलग केसेस में सॉल्यूशन बना के डिस्कस किया अबाउट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। तो हम उनके 2 केसेस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आज की क्लास में आपको केवल केस 1 का थ्योरेटिकल सेक्शन और उसकी डेरिवेशन बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पहले केस 1 से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम राउल्ट्स लॉ का केस 2 का थ्योरेटिकल सेक्शन एंड उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज की क्लास में इस वीडियो में हम केस फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ का। व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। तो उन्होंने अपना केस 1 तब स्टडी किया तब जबकि उन्होंने सॉल्यूशन बनाने के लिए प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था। तो उन्होंने इस केस में विद मैथमेटिकल डेरिवेशन 2 एक्सप्रेशंस दिए, 2 स्टेटमेंट दिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट ये था कि इन दैट केस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। What was the first statement of Raoult's law case first? When a non-volatile solute is added in pure solvent, then the vapor pressure of solution is directly proportional to vapor pressure of pure solvent. तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया इस तरह से, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज द स्टेटमेंट. I'm correcting my statement. When a non-volatile solute is added in pure solvent, then the vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solvent. और उन्होंने proportional sign को हटाने के लिए यहाँ पर pure solvent का vapor pressure यूज किया। तो यहाँ पर P solution है vapor pressure of solution, P naught solvent है vapor pressure of pure solvent, and X solvent is mole fraction of solvent. तो राउल्ट्स लॉ के केस फर्स्ट का फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इन्होंने अपने डेरिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया, इस पी नॉट सॉल्वेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर ला करके लिख दिया। और अब अगर हम इस पूरी की पूरी टर्म को माइनस कर दें 1 में से, इस पूरी इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलने वाला है। हमने सबसे पहले ये
राउल्स लॉ की केस फर्स्ट की मैथमेटिकल टर्म लिखी, उसके बाद राउल्स ने अपने केस फर्स्ट के डेरिवेशन को कंटिन्यू करने के लिए पी नॉट सॉल्वेंट को यहाँ पर डिनोमिनेटर में लाके लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम अगर इस पूरी इक्वेशन को 1 में से माइनस करके लिखते हैं तो व्हाट विल वी गेट, तब हमें यहाँ पर मिलने वाला है, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे पी नॉट सॉल्वेंट, दिस विल बी पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू एक्स सॉल्यूट। ये एक्स सॉल्यूट कैसे आया, क्योंकि आपको ये पता है कि एक सॉल्यूट को बनाने में टोटल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर यहाँ पर एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट का सम 1 है, तो अगर हम 1 में से एक्स सॉल्वेंट को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल बचेगा, एक्स सॉल्यूट। तो यहाँ पर राउल्स लॉ के केस फर्स्ट का सेकेंड स्टेटमेंट आता है, एंड दिस इज when a non-volatile solute is added in pure solvent then the relative lowering of vapor pressure, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का टर्म बिलोंग्स टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज दिस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर आपके दिमाग में आए तो देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मान लीजिए 10 एटमॉस्फेयर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान लीजिए 8 एटमॉस्फेयर, और मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, तो जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो कितना है बच्चों, 10 माइनस 8, 2 एटमॉस्फेयर, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। तो मैथमेटिकली जो ये डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आया है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल्स लॉ के केस फर्स्ट में पहला स्टेटमेंट ये था कि जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। और हियर इज द सेकंड स्टेटमेंट, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट देन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पूरे स्टेटमेंट्स जो मैं लैंग्वेज वाइज बोल रही हूँ ये नोट्स में प्रॉपर लिखे हुए हैं। अब आगे एक्स सॉल्यूट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, एन सॉल्यूट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और आपको सभी को ये पता है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करके लिखेंगे तो ये टर्म बचेगा इतना। हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करके लिख दिया। एंड फाइनली जब हम इस पूरी इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डाटा पुट कर रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डाटा पुट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2 है जिससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो में मैं राउल्स लॉ के केस फर्स्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराने स्टार्ट करूंगी, तो उससे पहले मैं आपको ये दोनों फॉर्मूला दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगी और टर्म्स हम चेक कर लेंगे पहले कौन सी टर्म क्या है, देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। जब पूरे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन केस फर्स्ट खत्म हो जाएंगे देन हम राउल्स लॉ के केस 2 को थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन विद इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन और फिर न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट करेंगे।